हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो 1 इंच मुस्कान यह एक सहयोगी उपन्यास है, क्योंकि यह उपन्यास मनु भंडारी तथा राजेंद्र यादव द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया, इसलिए इसे सहयोगी उपन्यास कहा गया। इसके अलावा आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी द्वारा रचित है, प्रकाशन वर्ष रहा 1971 ईस्वी। महाभोज उपन्यास भी मनु भंडारी द्वारा ही रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1979 ईस्वी। और महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। इसके अलावा उखड़े हुए लोग यह राजेंद्र यादव के उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका रही मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका रहती हैं। इसके अलावा कठ गुलाब मृदुला गर्ग की एक प्रसिद्ध उपन्यास है और कठ गुलाब का प्रकाशन वर्ष रहता है 1996 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। सारा आकाश के रचयिता कौन है? तो सारा आकाश के रचयिता रहते हैं राजेंद्र यादव। यानी सारा आकाश जो उपन्यास है यह सन 1951 ईस्वी में प्रीत बोलते हैं के नाम से लिखा गया। और राजेंद्र यादव के कुछ अन्य उपन्यास है उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किनकी रचना है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है, जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष रहता है 1979 ईस्वी। कृष्णा सोबती की 2 प्रमुख उपन्यासों के बारे में पूछा जाता है। पहला रहा जिंदगी नामा, फिर दूसरा सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, और सूरजमुखी अंधेरे के का प्रकाशन वर्ष रहता है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित नहीं है? सूरजमुखी अंधेरे के, अभी बताया मैंने, सूरजमुखी अंधेरे के जो यह उपन्यास है यह तो कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा इदन्नमम, चाक, झूला नट, ये तीनों उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा की ही रहती है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास है स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, अलमा कबूतरी, विजन, गुनाह बेगुनाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो खंजन नयन उपन्यास एक जीवनी परक उपन्यास है। यह उपन्यास सूरदास को केंद्र में रखकर लिखी गई है और इसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। खंजन नयन उपन्यास सूरदास को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जिसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर, और यह एक जीवनी परक उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचयिता बालकृष्ण भट्ट। काला जल उपन्यास के रचयिता शानी। आपका बंटी उपन्यास के रचयिता मनु भंडारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? चतुरसेन शास्त्री के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है, क्योंकि इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे वे ऐतिहासिक विषयों पर ही आधारित रहते थे। इसी कारण इन्हें ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षाम, अमर अभिलाषा, आलमगीर, अपराजिता। ठीक है, कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम बताए मैंने इनके। मानस का हंस उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के रचयिता रहते हैं। मानस का हंस एक जीवनी परक उपन्यास है, जिस प्रकार खंजन नयन भी एक जीवनी परक उपन्यास था और खंजन नयन सूरदास को केंद्र में रखकर रचा गया था, उसी प्रकार मानस का हंस तुलसीदास को केंद्र में रखकर रचा गया है, जिसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। और अमृतलाल नागर के एक और उपन्यास है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, वह है शतरंज के मोहरे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना
प्रेमचंद के किस उपन्यास का आधार है? तो वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के प्रेमाश्रम नामक उपन्यास का आधार है। यह हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास माना जाता है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद द्वारा लिखित उर्दू उपन्यास गोशे आफियत का हिंदी अनुवाद रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। इसमें सर्वहारा वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के बीच के संघर्ष को चित्रित किया गया है रंगभूमि उपन्यास में। कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान ये तीनों उपन्यास भी प्रेमचंद द्वारा ही रचित है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि नामक उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं राम नरेश त्रिपाठी। गोदान एक कैसा उपन्यास है? तो गोदान एक यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है। प्रेमचंद की रचनाएं शुरुआती दौर में आदर्शवादी रही, अर्थात उनमें समाज के केवल सकारात्मक बातों का ही चित्रण किया गया, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं दिखाई गई। परंतु आगे चलकर धीरे धीरे उन्होंने यथार्थवादी उपन्यासों की रचना की, अर्थात आदर्शवाद को उन्होंने परे रखकर जो समाज का यथार्थ था उसे अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो गोदान भी एक ऐसा ही उपन्यास रहा जिसमें सामाजिक यथार्थ को दिखाया गया है, कृषक जीवन के यथार्थ को दिखाया गया है, उनकी पीड़ा को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह एक यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास रहा गोदान। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो भागवंती उपन्यास के रचयिता रहते हैं सुदर्शन, जिनका पूरा नाम रहता है बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न कलाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। अलग अलग वैतरणी एक आंचलिक उपन्यास रहा जिसके रचयिता रहते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के एक और उपन्यास है जिसके बारे में पूछा जाता है, वह है काशी का 80। गली आगे मुड़ती है, इसके रचयिता रहते हैं शिव प्रसाद सिंह। झीनी छीनी बीनी चदरिया, इसके रचयिता रहते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसके अलावा चारू चंद्र लेख के रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों उपन्यासी है यहाँ पे जितने भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विचारधारा के उपन्यासकार रहे? तो सांस्कृतिक मिथिकीय विचारधारा के उपन्यासकार रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखेंगे। लवंगलता किस विद्या की रचना है? तो लवंगलता एक उपन्यास है जिसके रचयिता रहते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। लवंगलता उपन्यास के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसके रचयिता रहते हैं ईला चंद्र जोशी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका रही निर्मला भुराड़िया। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका रही। इसमें मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को दर्शाया गया है, किन्नरों के जीवन की त्रासदी को दर्शाया गया है, समाज का जो किन्नरों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रहा है उसे दर्शाया गया है। ठीक है, गुलाम मंडी उपन्यास में। अगला प्रश्न है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकीनंदन खत्री ने हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किया था। इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके बारे में पूछा जाता है, वह है चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन रहे? तो गली आगे मुड़ती है के लेखक रहे शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के कुछ अन्य उपन्यास रहे। अलग अलग वैतरणी इनका पहला उपन्यास रहा।
काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल कथानक सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1965 ईस्वी। किनके द्वारा रचा गया है? तो गुलशेर खां शानी के द्वारा रचा गया है काला जल उपन्यास, जो कि सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है और परीक्षा गुरु के रचयिता रहते हैं श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन रहे? तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक रहते हैं राधा कृष्ण दास और निसहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष रहा 1890 ईस्वी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिनी को माना जाता है। हृदय हारिनी के रचयिता रहते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हृदय हारिनी के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक रहे मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न देखेंगे, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन नामक उपन्यास में नहीं है। यह उपन्यास सेवा सदन उपन्यास वैश्यावृत्ति पर आधारित एक उपन्यास रही है। अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? तो अर्धकथानक एक आत्मकथा है जो बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। इसके अलावा अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1957 ईस्वी। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? तो मणिकर्णिका तुलसी राम की आत्मकथा है। सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो सिंहावलोकन यशपाल की कृति है। सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1951, दूसरा 1952, तीसरा 1955। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव द्वारा किस विद्या में रचित है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव द्वारा आत्मकथा विद्या में रचित है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1948 ईस्वी। इसमें मेरी जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा में वियोगी हरि जी ने समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक चित्रण किया है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी प्रेमिका के स्मृति में लिखा आत्मकथा अपनी खबर। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 2002। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के रचयिता कौन रहे? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के रचयिता रहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विद्या में रचित है? तो यह एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसके द्वारा रचित है? तो माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। इनके द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र है लाल तारा, गेहूं और गुलाब। ठीक है, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये 2 प्रमुख रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी की।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इनमें से पद के साथ ही यह एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। पद के साथ ही रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अमिट रेखाएं के रचयिता कौन रहे? अमिट रेखाएं के रचयिता रहते हैं सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं के रचयिता रहते हैं सत्यवती मलिक और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है, अमिट रेखाएं का प्रकाशन वर्ष रहता है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण नहीं है। महादेवी वर्मा जी ने इस रेखा चित्र में समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है, परंतु हरिऔध जी का उसमें संस्मरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष रहता है 1972 ईस्वी। इनमें से रेखा चित्र विद्या की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है कठगुलाब। इसके रचयिता रहते हैं मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन रहे? याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक काशीनाथ सिंह रहते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं, काशीनाथ सिंह की अन्य रचनाएं हैं काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? श्रीराम शर्मा की यह संस्मरणात्मक कृति है। इनके अन्य संस्मरण हैं श्रीराम शर्मा के वे जीते कैसे हैं तथा बोलती प्रतिमाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो इधर उधर की बातें। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, बल्कि यह राम कुमार खेमका द्वारा रचित संस्मरण है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना विद्या क्या है? श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना विद्या रही रेखा चित्र और इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1937 ईस्वी। इसके अलावा श्री राम शर्मा के एक और रेखा चित्र है जिसके बारे में पूछा जाता है, वह है जंगल के जीव। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।